हेलो डियर फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर कांचन दुरुक्कर। मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम जानने वाले हैं कि क्या आईवीएफ में कुछ रिस्क होते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और अगर आईवीएफ में ये रिस्क होते हैं तो हम इसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि आईवीएफ जो है वो प्रोसेस क्या होता है। आईवीएफ में जनरली हम सेकेंड डे से इंजेक्शंस देते हैं, जो कि 10 या 12 दिन तक आपको इंजेक्शंस दिए जाते हैं। ये इंजेक्शंस देने के बाद ओवम पिकअप ये प्रोसीजर होता है। ओवम पिकअप ये प्रोसीजर जनरली अंडर एनेस्थीसिया आपको भूल दे के ये जो प्रोसेस है ये होता है। ओवम पिकअप होने के बाद हम जो एग्स रिट्रीव हुए हैं, मतलब कि बीज जो हमें मिले हैं, ये बीजों में इंजेक्शन से हम स्पर्म इंजेक्ट करते हैं, जिसे हम इक्सी ऐसा कहते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन। इक्सी होने के बाद जो भी एग्स इक्सी हुए हैं वो हम इंक्यूबेटर्स में रखते हैं। इंक्यूबेटर्स में ये जो एग्स है इनसे एम्ब्रियोज जो है वो बनते हैं, जिसे हम एम्ब्रियो कल्चर ऐसा कहते हैं। डे 5 तक ये एम्ब्रियोज बनने के बाद हम अगर फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर है तो ये एम्ब्रियोज ट्रांसफर करते हैं, या फिर फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर है तो ये एम्ब्रियोज फ्रीज करके नेक्स्ट महीने में ये एम्ब्रियोज जो है वो ट्रांसफर करते हैं। तो ये एक आईवीएफ का प्रोसेस हो गया है, जो हमने काफ़ी वीडियोज़ में हमने बताया है कि ऐसा हम आईवीएफ का प्रोसेस करते हैं। पर क्या ये आईवीएफ के प्रोसेस में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? बहुत बार जब कपल्स को आईवीएफ एडवाइस किया जाता है तो एक एंग्जाइटी होती है, एक टेंशन होता है कि क्या ये आईवीएफ प्रोसीजर हमारे लिए सेफ है? क्या इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है? तो आइए यही जानते हैं कि क्या इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस है। आईवीएफ में जनरली जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो है ओएचएसएस, मतलब कि ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। तो ये ओएचएसएस या फिर ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम मतलब कि जब बीज जो है वो ज़्यादा ही बन जाते हैं, जो एग्स हैं वो ज़्यादा ही बन जाते हैं, कभी कभी इंजेक्शन का डोज ज़्यादा होने की वजह से या फिर पीसीओडी होने की वजह से जब बीज ज़्यादा ही बन जाते हैं, ओवरी का साइज ज़्यादा ही बढ़ जाता है, तो उसे हम ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम कहते हैं। एज अ नेम सजेस्ट, इसमें हाइपर स्टिमुलेशन हो गया, मतलब कि ओवरी ज़्यादा ही स्टिमुलेट हो गई है। तो ये कौन से पेशेंट्स में इसका रिस्क ज़्यादा रहता है? तो जनरली पीसीओएस के पेशेंट्स में इसका रिस्क जो है वो ज़्यादा रहता है। पीसीओएस के पेशेंट में क्योंकि उनमें बीजों की संख्या ज़्यादा है, तो इंजेक्शंस देने के बाद उनके ज़्यादा बीज बनते हैं। तो ये ज़्यादा बीज बनने की वजह से बॉडी में ईस्ट्रोजन लेवल भी बढ़ जाता है। तो ये ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ने की वजह से ये हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम हो सकता है। अब इसके लक्षण क्या रहते हैं कि जब आप आईवीएफ के थ्रू जा रहे हैं, आपकी आईवीएफ जर्नी चल रही है, तो कैसे समझे कि हमें ये हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जनरली आपके लास्ट लास्ट में, मतलब आपका जब स्टिमुलेशन चल रहा है तो लास्ट लास्ट में आपको पेन अबडोमेन, मतलब आपको पेट में दर्द रह सकता है, वॉमिटिंग आपको हो सकता है, ब्लोटिंग सेंसेशन मतलब पेट में भरा भरा हुआ जैसे लगना, ये बिकॉज ऑफ असाइटिस ऐसे पेट में भरा हुआ जैसा आपको लग सकता है। ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो ओएचएसएस की वजह से हो सकते हैं। अब ये जो ओएचएसएस है इसमें भी ग्रेड्स होते हैं, माइल्ड ग्रेड, मॉडरेट ग्रेड और सीवियर ग्रेड। ये माइल्ड ग्रेड में क्या होता है? माइल्ड ग्रेड में जो ओवरीज है उनका साइज बढ़ गया है और थोड़ा एब्डोमिनल में पेन हो रहा है, नाउशिया हो रहा है। मॉडरेट में क्या होता है? ये पेन हो रहा है, नाउशिया हो रहा है, और उसके साथ साथ असाइटिस भी हो गया, मतलब पेट में पानी जो है वो हो गया है। अब इसके अलावा सीवियर में क्या होता है? तो सीवियर में इसके साथ साथ, मतलब पेट में पानी होने के साथ साथ कभी कभी छाती में भी पानी हो जाता है, जिसको हम हाइड्रोथोरैक्स ऐसा कहते हैं। पर क्या ये ओएचएसएस हर एक पेशेंट में होता है आईवीएफ के? इसका परसेंटेज कितना है? तो ओएचएस का परसेंटेज जो है वो अराउंड 3 to 6% ही है। मतलब जो पेशेंट्स आईवीएफ के लिए जा रहे हैं उन्होंने डरना नहीं है कि हमें ये ओएचएसएस हो जाएगा। जी नहीं, इसका जो इंसिडेंस है वो 3 to 6% ही है, और जो सीवियर ओएचएसएस मैंने बोला उसका इंसिडेंस भी 1% ही होता है। अब ये जो ओएचएसएस है ये हमें कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, क्यों होता है ये, और कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? तो जनरली ओएचएसएस जो है ये एचसीजी हार्मोन की वजह से होता है। ये जो ट्रिगर के लिए हम हार्मोन देते हैं इंजेक्शन, एचसीजी, ये हार्मोन देने की वजह से ये पेट में पानी भर जाता है, और इसकी वजह से छाती में पानी भर जाता है,
और फिर उसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होना, ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे प्रॉब्लम्स जो है वो होना चालू हो जाता है। अब ये जो प्रॉब्लम है मतलब कि ओएचएसएस, इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कैसे हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है डियर फ्रेंड्स। तो जब भी आपका आईवीएफ का स्टिमुलेशन चालू है और आप पीसीओएस के पेशेंट हो, तो ऐसे केसेस में आपने प्रोटीन डाइट लेना, भरपूर प्रोटीन्स आपने लेना, एग के एग के फॉर्म में या फिर प्रोटीन पाउडर के फॉर्म में आपने भरपूर प्रोटीन्स लेना जब भी आपका स्टिमुलेशन चल रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा प्रोटीन के सप्लीमेंटेशंस भी आप ले सकते हो, प्रोटीन पाउडर। अब इसके अलावा हम लोग जब आईवीएफ कर रहे होते हैं, तो जब ज़्यादा हमें बीज दिख रहे हैं, तो हम लोग कैसे ओएचएसएस को अवॉइड करते हैं, तो हम लोग अगोनिस्ट का इंजेक्शन देके, एचसीजी जो इंजेक्शन है ये अवॉइड करके, क्योंकि एचसीजी ये मेन कल्प्रिट है ओएचएसएस का, तो एचसीजी को अवॉइड करके हम लोग अगोनिस्ट का इंजेक्शन देते हैं। उसके अलावा जो डोज है वो पीसीओएस के पेशेंट में कम रखना, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर हाई डोज हो गया तो उसकी वजह से ओएचएसएस होता है। अगर ज़्यादा ही बीज बने हैं ऐसा लग रहा है, तो साइकिल कैंसिलेशन या फिर कोस्टिंग करना, ये भी बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा एम्ब्रियोज जो बने हैं वो फ्रेश ट्रांसफ़र ना करते हुए, क्योंकि फ्रेश ट्रांसफ़र हमने किया और प्रेगनेंसी अगर रह गई तो एचसीजी लेवल बढ़ेगा, तो फ्रेश ट्रांसफ़र ना करते हुए फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए जाना, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। अब इसके अलावा हम बाकी के भी कुछ मेडिसिन देते हैं, जैसे कि कैबरगोलिन की टैबलेट हम लोग देते हैं। उसके अलावा लेट्रोजोल की टैबलेट देते हैं, जिससे कि एस्ट्रोजन लेवल कम हो। वीईजीएफ करके जो एक फैक्टर होता है जो एचएसएस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये भी फैक्टर कम होता है। इसके अलावा हम हाइपर कोएगुलेबल स्टेट हो जाती है, मतलब कि जो आपकी जो रक्तवाहिनी है, मतलब कि आपकी जो ब्लड वेसल्स है, उसमें ब्लड क्लॉटिंग हो सकता है। तो ऐसे केस में हम लोग ब्लड थिनर के इंजेक्शंस जो है ये देते हैं। तो ये ब्लड थिनर के इंजेक्शंस हम लोग जब लगता है हमें कि ज़्यादा ही स्टिमुलेशन हो गया है, तो ऐसे केसेस में ये ब्लड थिनर के इंजेक्शंस हम लोग देते हैं। इसके अलावा हम लोग कभी-कभी एंटागोनिस्ट के इंजेक्शंस भी देते हैं। जैसे मैंने बोला कि ट्रिगर के लिए हम अगोनिस्ट इंजेक्शन देते हैं। उसके अलावा हम लोग एंटागोनिस्ट के इंजेक्शन फॉर 3 डेज़ और 5 डेज़ आफ्टर योर ओवम पिकअप हम लोग दे सकते हैं। इस और हाइपरटोनिक सलाइन का इन्फ्यूज़न, ये भी बहुत ज़रूरी है। पिकअप के बाद हम लोग पेशेंट्स को हाइपरटोनिक सलाइन का इंजेक्शन देते हैं। ये हेज़ सॉल्यूशन या वॉल्वुलाइट सॉल्यूशन होते हैं, जो हम लोग पिकअप के बाद 1, 2 या 3 दिन तक पेशेंट को, डिपेंडिंग अपॉन उनको कितना हाइपरस्टिमुलेशन हुआ है, इसके ऊपर डिपेंड करते हुए हम ये जो आईवी फ्लूइड है ये पेशेंट को देते हैं, जिससे कि उनके पेट में जो पानी भरा हुआ है वो कम हो सके और जो भी पानी है वो यूरिन के साथ निकल सके। तो ये हो गया है ट्रीटमेंट, हम लोग क्या क्या देते हैं ओएचएसएस के पेशेंट्स को। लेकिन प्रिकॉशंस ऑफकोर्स जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रिकॉशंस अगर हमने लेते हैं कि जो डोज है वो प्रॉपर कैलकुलेट करके कम डोज अगर देते हैं पीसीओएस पेशेंट्स को। उसके अलावा जो भी प्रोटीन्स है वो सप्लीमेंटेशन अगर हम चालू रखते हैं, फ्रेश ट्रांसफ़र ना करते हुए फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए अगर हम जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो ओएचएसएस को ज़रूर अवॉइड कर सकते हैं। जो हमारे रिसेंट टेक्नोलॉजीज़ आए हैं जिसमें हम फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए जा सकते हैं, इसकी वजह से हमारे जो क्लिनिक्स है वो ओएचएसएस फ्री क्लिनिक्स हो गए हैं डियर फ्रेंड्स। मतलब इसमें पहले एक्चुअली फ्रीजिंग टेक्नोलॉजीज़ जो थी वो इतनी स्टैंडर्ड नहीं थी, इतना नो मॉडिफाइड नहीं थी, मॉडर्न नहीं थी, हम कह सकते हैं। तो इसकी वजह से हम लोग एम्ब्रियोज फ्रीज नहीं कर पाते थे। लेकिन अभी जो विट्रिफिकेशन टेक्नोलॉजीज हमारे पास आ गई है, इसकी वजह से हम एम्ब्रियोज फ्रीज कर सकते हैं। तो इसकी वजह से जो एम्ब्रियोज हम फ्रीज करके फिर ट्रांसफ़र करते हैं और तब तक पेशेंट का एस्ट्रोजन लेवल जो है वो नॉर्मल आ जाता है। तो इसकी वजह से जो ओएचएसएस का कॉम्प्लिकेशन है वो काफ़ी हद तक हम लोग अवॉइड जो है कर सकते हैं। तो ये जो ओएचएसएस है ये बहुत ही कम पेशेंट में देखा गया है और इसे बिल्कुल ही अवॉइड किया जा सकता है डियर फ्रेंड्स। लेकिन इसके लिए प्रॉपर आपने प्रिकॉशंस लेना, आपके डॉक्टर से इसके बारे में बात करना। कुछ भी सिम्टम्स आपको इसके लगते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि पेन इन एब्डोमेन, वॉमिटिंग या फिर ब्लोटिंग सेंसेशन, भरा भरा जैसा आपको लगना, तो आपके डॉक्टर के पास आपने जाना चाहिए और एक सोनोग्राफी आपने प्रॉपर कराना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो ये हो गया है एक कॉम्प्लिकेशन जो हमने अभी जाना कि ओएचएसएस। इसके अलावा मल्टीपल प्रेगनेंसी भी एक कॉम्प्लिकेशन होता है।
तो मल्टीपल प्रेगनेंसी के लिए आप सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए जा सकते हो। बहुत बार पेशेंट जो है वो ऐसा चाहते हैं कि बहुत दिनों बाद प्रेगनेंसी रहा है तो हम 2 बेबीज़ जो है हमें चाहिए। लेकिन जब जो कपल्स हैं जिनको लगता है कि हमें सिंगल ही बेबी चाहिए, तो वो सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए भी जा सकते हैं। अगर आपके एम्ब्रियोज़ की क्वालिटी अच्छी है, आपने पीजीटीए कराया है, तो आप ज़रूर ही सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए भी जा सकते हैं डियर फ्रेंड्स। सो दिस वॉज अबाउट कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस, कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं क्या ओएचएसएस में, अगर वो होते हैं तो हम कैसे उन्हें अवॉइड कर सकते हैं। आई होप ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको हमारे वीडियो रिगार्डिंग कॉम्प्लिकेशंस ऑफ आईवीएफ या अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी आपके जो फ्रेंड्स हैं जो इस आईवीएफ जर्नी के थ्रू जा रहे हैं उनसे आप हमारी वीडियो जो है वो शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी हमने इसमें वीडियोस बनाए हैं जिसमें हमने एचपीवी वैक्सीन कब देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, इसके बारे में वीडियोस बनाए हैं। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के बारे में वीडियोस बनाए हैं। फर्टिलिटी के बारे में वीडियोस बनाए हैं। प्रेगनेंसी के बारे में भी हमने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं। सो आप ज़रूर वो चेक कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आते हैं तो ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।